morning to all. Today I have brought a beautiful set of questions for you. A beautiful क्यों? क्योंकि बहुत ही मजेदार टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज ऑड वन आउट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्ट्रेट अवे अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑड वन आउट का मतलब क्या है? सबसे अलग कौन. तो गिवन 4 ऑप्शंस में से आपको ये देखना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो अलग है, हमारी कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ रही है. ठीक है, तो लेट अस बिगिन द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास 4 ऑप्शंस क्या क्या है? ग्रीन, रेड, कलर एंड ऑरेंज. तो इसमें से अटपटी सी ऑप्शन कौन सी है? देखो, ग्रीन भी कलर है, रेड भी कलर है, ऑरेंज भी कलर है. तो जब हम खाली कलर बोलते हैं, कलर मतलब क्या? कलर मतलब कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन ग्रीन, रेड और ऑरेंज ये तीनों रंगों के नाम है. तो ये तीनों रंगों के नाम है, इसलिए कलर जो है ऑप्शन सी हमारी ऑड वन आउट हो जाती है. राइट, दोबारा से मैं बताती हूँ. इस क्वेश्चन में हमें ऑड वन आउट ढूंढना है, मतलब कौन सा चीज चारों में से अटपटी सी है. तो ग्रीन, रेड और ऑरेंज में से, ग्रीन, रेड और ऑरेंज तीनों ही कलर हैं, तो ये मैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, पर कलर जो है, जो ऑप्शन कलर है, ये ऑड वन आउट हो जाती है. नंबर 2, स्टेबल, होल, कैनो एंड स्टाइल. अब देखिए, अगर आपने होम्स ऑफ एनिमल्स पढ़े होंगे अपनी प्राइमरी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं एनिमल्स के होम्स को क्या कहते हैं? स्टेबल. हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल. अगर छोटी आपको राइम अपनी छोटे होते थे जब आपने बहुत सारी राइम्स की होंगी, और राइम्स में हम पढ़ते थे जो हॉर्स होता है, हॉर्स के लिए घर जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्टेबल. होल, होल में कौन रहता है? चूहे होल में रहते हैं, रैबिट्स होल में रहते हैं. कैनो कहते हैं बोट को. अब बोट में तो ह्यूमन बीइंग ही रहते हैं, कोई एनिमल तो रहता नहीं है. स्टाई, अब पिग लिव्स इन अ स्टाई. पिग के लिए जो बाड़ा बनाते हैं उसको हम स्टाई कहते हैं. तो स्टेबल, होल और स्टाई तीनों ही ये होम्स ऑफ एनिमल्स हैं, लेकिन जो कैनो है वो बोट है, वो किसी एनिमल का होम नहीं है, तो कैनो इज द ऑड वन आउट. नंबर 3 क्वेश्चन, नोज, आई, स्किन एंड टीथ. देखो, नोज सेंस ऑर्गन है, आई सेंस ऑर्गन है, स्किन भी सेंस ऑर्गन है, लेकिन टीथ जो है ये सेंस ऑर्गन नहीं है, तो टीथ है ऑड वन आउट. सी, व्हेन यू विल डू क्वेश्चंस ऑन ऑड वन आउट, तो इस पे आपकी जीके बहुत काम आएगी. आपकी जो जनरल जीके आपने अब तक जितनी भी क्लासेस में पढ़ा है, सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं, नंबर्स की, प्राइमरी नंबर्स की इंफॉर्मेशन है, कंपोजिट नंबर्स की इंफॉर्मेशन है, अल्फाबेट्स को अरेंज कैसे करें, हम जिसके जैसे क्वेश्चंस हम अभी आगे करेंगे, और आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है ऑड वन आउट में आ सकते हैं. तो जितनी भी आपकी नॉलेज है उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के आ सकता है, और आपको पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दे दी जाएंगी, उनमें से 3 जो है वो मिलती जुलती होंगी और एक जो होगा वो ऑड वन आउट होगा. आपको ऑड वन आउट ढूंढना है. ठीक है, तो इसमें सेंस ऑर्गन्स जो हैं हमारे, सेंस ऑर्गन्स 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे. आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. उसमें से 3 सेंस ऑर्गन जो है हमारी ऑप्शन में दिए हुए हैं. चौथा यहाँ पे टीथ दे दिया है, टीथ सेंस ऑर्गन नहीं होता है, तो टीथ है हमारा ऑड वन आउट. वीनस, मून, प्लूटो एंड मार्स. अब देखो, वीनस, प्लूटो और मार्स तीनों प्लैनेट्स के नाम है. मून जो है वो प्लैनेट नहीं है. ठीक है, हमारे पहले 9 प्लैनेट्स माने जाते थे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून. एंड प्लूटो को भी पहले हम प्लैनेट मानते थे, तो 9 प्लैनेट्स मानते थे, लेकिन आजकल प्लूटो को प्लैनेट में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है प्लूटो जो है वो बहुत दूर है कहीं जाके, तो हम उसको अपने प्लैनेट्स पे अब काउंट नहीं करते हैं. सोलर सिस्टम में हम उसको कहते हैं बहुत दूर है, तो उसको प्लैनेट में हम उसको नहीं काउंट कर रहे हैं. तो हमारे जो लेकिन हमारी इस पर्टिकुलर जो ऑप्शन है उसमें प्लूटो को हम प्लैनेट मान रहे हैं. क्यों प्लैनेट मान रहे हैं? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है ये पुरानी स्टडीज पे बेस्ड है. ठीक है, प्लूटो को पहले तो प्लैनेट माना जाता था ना, लेकिन मून को तो कभी भी प्लैनेट नहीं माना गया, तो हम इसमें वीनस, प्लूटो, मार्स को प्लैनेट कंसिडर करेंगे, और मून को जो है हम ऑड वन आउट मानेंगे. ठीक है, सो मून इज ऑड वन आउट. हैप्पी, ग्लूमी, लाइवली, चेयरफुल. हैप्पी खुशी की फीलिंग है, लाइवली बहुत जब फुल ऑफ लाइफ, वो भी अच्छी फीलिंग है, ग्लूमी उदास, चीयरफुल अगेन चीयरफुल, चीयर्स बहुत खुश होते. तो ग्लूमी हो गया उदास, बाकी हैप्पी, लाइवली और चीयरफुल जो तीनों ऑप्शंस हैं ये हैप्पीनेस से रिलेटेड फीलिंग है. ओके, अगेन 3 of the following 4 in each question are alike in a certain way and so form a group. Select the group of letters that does not belong to that group. अब इसमें क्या किया है, हमें 4 ऑप्शंस दी हुई हैं. 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस जो है उनकी अरेंजमेंट जो है वो मिलती जुलती है, लेकिन चौथी ऑप्शन जो है उसकी अरेंजमेंट थोड़ी अलग है.
तो जब लेटर्स पे बेस्ड आपको ऑड वन आउट आ जाता है तो थोड़ा सा जो है काम आपका बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपको उसमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं, मैं आपको ये लिख के करवाती हूँ ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। 6 क्वेश्चन का ए पार्ट, ACE। अब ACE में देखो हमने बीच में से B को मिस कर दिया, ABC, और C के बाद D को मिस कर दिया और E आ गया। ठीक है, तो पहली ऑप्शन में ACE हमारे पास कैसे है? B और D को मिस करके एक एक लेटर को छोड़ के हमारे पास आ गया ये। B ऑप्शन है हमारी LOR, LOR, LMNO, MNO, यहाँ पे 2 ऑप्शन छूट रही हैं, LMNOPQR। तो यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन छोड़ के हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर हमने एक एक ऑप्शन छोड़ी, यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन छोड़ी है। लेकिन अभी हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ऑड वन आउट कौन सा है, क्योंकि हमने खाली 2 ऑप्शन ली थी, दोनों में आंसर अलग अलग आ रहा है। तो तीसरी ऑप्शन एक देखते हैं, उसमें देखते कैसे आया। GIK, GH, हमने यहाँ पे एक लेटर को स्किप किया, I, J को स्किप किया, K, तो H और J हमने एक एक ऑप्शन को स्किप किया है और हमारे पास ये GIK आ गया है। तो A और C ऑप्शन जो है वो मिलती जुलती है। चलो हम D को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि B अलग आ गया था, तो D को भी सॉल्व करके देखते हैं। VXZ, UVW, VWXYZ, तो यहाँ पर भी हमने एक एक लेटर को स्किप किया है। तो इन तीनों ऑप्शन में हमने एक एक लेटर को स्किप किया है, लेकिन ये चौथी ऑप्शन में हमने 2 लेटर को स्किप किया है। तो ये जो चौथी ऑप्शन हमारी हो जाती है LOR, ये हो गई हमारी ऑड वन आउट। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, जो हमारे पास 4 लेटर के सेट्स दिए हुए हैं, इन 4 लेटर के सेट्स में हमने देखा है ACE में पैटर्न क्या बना हुआ है। ACE में क्या है? A के बाद हमने B को स्किप किया, C आया, C के बाद D को स्किप किया, E आया। ऐसे ही GIK में G के बाद H को स्किप किया, I आया, I के बाद J को स्किप किया, K आया। VXZ में V के बाद W को स्किप किया, X आया, X के बाद Y को स्किप किया, Z आया। लेकिन जो B ऑप्शन में है उसमें हमने 2 लेटर्स को स्किप किया है, तो द B ऑप्शन इज द ऑड वन आउट। 7th क्वेश्चन TSR, ये भी हमें लिख के करना पड़ेगा, LKJ PQO HGF। ओके, अब अगर आप देखें तो चलो हम इसको ओरल करने की कोशिश करते हैं। TSR अगर आप देखें तो TSR में क्या है, इसको सीधा करेंगे तो RST बन जाएगा। ठीक है, तो TSR एक्चुअली क्या है हमारा? RST का उल्टा वर्जन। LKJ को अगर हम अरेंज करेंगे तो क्या है? IJKL, ये भी उल्टा अरेंज किया हुआ है। PQO, MNOPQ, OPQ बैठता है ये, तो इसमें अरेंजमेंट जो है गलत आ रहा है, हमारा सेट नहीं हो रहा है। HGF, FGH। ठीक है, तो बाकी तीनों में जो है वो हमने लेटर्स को उल्टा करके अरेंज किया हुआ है, लेकिन जो चौथी ऑप्शन है उसमें लेटर उल्टा ठीक से अरेंज नहीं किया हुआ है। तो जो 7th की थर्ड ऑप्शन है C पार्ट, दैट इज ऑड वन आउट। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। EF और LM, ठीक है, ये EF और LM 2 सेट्स लिए हमने। फिर आ गया हमारे पास B पार्ट, KJ और SR, IJK उल्टा किया हुआ है, RS ये भी उल्टा किया हुआ है ना, ये उल्टा करके हमने 2 पेयर्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर हमारे दोनों पेयर सीधे, यहाँ पे हमारे दोनों पेयर उल्टे हैं। C पार्ट ये हमारा था A पार्ट, ये हमारा था B पार्ट। C पार्ट में क्या है? C पार्ट में है XW एंड XW, UVWX, ये भी उल्टे किए हुए हैं। HG को उल्टा किया हुआ है, ये GH था। D पार्ट ED एंड YX, ये दोनों भी उल्टे किए हुए हैं, ये एक्चुअली DE और XY है। तो देखिए दोबारा से, जो हमारी ऑप्शन ए थी उसमें EF और LM था, EF और LM जो है वो सीधा लिखा हुआ है ना, EFGH IJK LM, तो ये दोनों पेयर्स जो है वो सीधे सीधे हैं। B पार्ट IJK होता है, अल्फाबेट में JK होता है, इसको उल्टा किया हुआ है KJ, RS होता है, RS को उल्टा करके SR किया हुआ है। सिमिलरली C ऑप्शन में जब अल्फाबेटिकली आप चलेंगे तो आपके पास पहले W आता है, फिर X आता है, तो WX होना चाहिए था। सिमिलरली यहाँ पे GH होना चाहिए था। पार्ट डी में अगर हम देखें तो ये DE होना चाहिए था और XY होना चाहिए था। तो
बी सी और डी में लेटर्स के दो दो पेयर्स हैं सब में, और दोनों ही पेयर्स जो है हमने उल्टा करके लिखा हुआ, लेटर्स को उल्टा रीड किया हुआ है। लेकिन जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है उसमें लेटर्स को दो पेयर्स उसमें भी लेकिन स्ट्रेट में लिखा हुआ जैसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है हमारी ऑड वन आउट है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ ऑड वन आउट आप तब करते हो आपको देखना है कि कौन सी जो ग्रुप है, कौन सी जो ऑप्शन है वो बाकी तीन ऑप्शन से अलग है, वही हमारा ऑड वन आउट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, JOPK BOPC QOPR TOPS। तो आप देखोगे चारों ही ऑप्शन में हमारे पास O आ रहा है ना, चारों ही ऑप्शन में आपके पास O आ रहा है, JOPK BOPC QOPR एंड TOPS। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो JPK, ठीक है, JPK को अगर हम चलो मैं लिख के कराती हूँ आपको, JOPK, अब O तो सब में ही है, अब JPK का रिलेशन हम एस्टैब्लिश करें तो चलो हम अल्फाबेट्स बोल के देखते हैं, IJKLMNOP। ओके, ये हमारा जो है तीनों ऑप्शंस में अगर आप देखिए तो P भी कॉमन है, OP OP OP, तीनों में OP 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 कॉमन है, और यहाँ पे बन गया IJK PQR BC और TRST, ये ठीक नहीं बना हमारा ऑप्शन, है ना। तो अगर हमने और ध्यान से देखा अपने सारी ऑप्शंस में ABCD में अगर आप देखें तो खाली O के साथ O ही नहीं है, P भी कॉमन है चारों में, OP 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 OP। सो केयरफुली वी हैव टू डू द क्वेश्चन। देखो हमने पहले खाली O ही नोट किया था, लेकिन P भी जो है वो चारों ऑप्शंस में कॉमन है, OP 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 चारों ऑप्शंस में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद जो लेटर बचा वो है J, IJK इनका पेयर बन गया, BC का पेयर बन गया, PQR QR का पेयर बन गया, TS जो है वो उल्टा लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ST होना चाहिए था, तो ये जो है मेरा ये ऑड वन आउट हो गया, राइट। तो इस तरह से केयरफुली काम करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 10th पार्ट DFH, D के बाद E स्किप कर दिया और FH, DEFG, तो E और G को स्किप किया, MNOP इसमें भी एक लेटर स्किप किया, UVWXY एक लेटर स्किप किया, IJKLMNO। चलो मैं आपको लिख के कराती हूँ। ये 9th क्वेश्चन तो समझ आ गया था, इसको हम 10th क्वेश्चन पे आ रहे हैं सीधा। D के बाद हमने हमारे पास F है वो भी स्मॉल लेटर और H है, फिर हमारे पास M है, O है स्मॉल लेटर और Q है, फिर हमारे पास U है, W है स्मॉल लेटर और Y है, फिर हमारे पास I है स्मॉल लेटर N और O है। तो D के बाद E हमने स्किप कर दिया, EFG हमने स्किप कर दिया है ना, एक एक लेटर स्किप किया है। यहाँ पे M के बाद N स्किप कर दिया, O के बाद P स्किप कर दिया, U के बाद V स्किप कर दिया, W के बाद X स्किप कर दिया, यहाँ पे I के बाद N, बहुत बड़ा गैप है, IJKLMN, फिर KLM, IJ भी है, JKLM, तो JKLM को स्किप करने के बाद फिर जाके N आएगा हमारे पास। तो यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि ये ऑड वन आउट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बाकी तीनों कॉम्बिनेशन में जो है एक एक लेटर स्किप करके हमारा आंसर आया है, पर इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में हमें बहुत सारे लेटर स्किप करने पड़ रहे हैं, तो ऑप्शन डी जो है ऑड वन आउट है। देखो हमने यहीं पर स्टॉप कर दिया, IN पे N और O का रिलेशन नहीं देखा हमने, स्ट्रिक्ट में यहीं पर इसको स्टॉप कर दिया है। ओके Okay, again, in each of the following questions, there are 4 options, 3 numbers in each options are like in certain manner. So again, ये odd one out का ही question है, ये भी हम इस question को solve करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पहली प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास 4 ऑप्शंस है, 1948, 2401, 966 एंड 1449। अब देखो ऐसे देखा जाए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट ऑड वन आउट कौन सा है, तो हम ऑड इवन देखते हैं। अगर हम ऑड इवन देखें तो A और C जो है इवन है, B और D ऑड है, तो ऑड इवन का तो कोई कंसेप्ट नहीं है, तो ऑड इवन हम नहीं देख सकते। फिर हम क्या करेंगे, अब या अगर ये ऑड इवन नहीं है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है नंबर्स में, A C और D में 9 कॉमन है लेकिन B में 9 नहीं है, तो क्या B ऑड वन आउट है। सी जब ऑड वन आउट के क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो आंसर होता है वो बहुत अटपटा सा होता है ना। कई बार आप जो आप सोच रहे हो, आप सोचते हो अच्छा इस बेसिस पे ऑड वन आउट हमारा एस्टैब्लिश हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल आंसर है, जो
एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन सेट किया होगा, जो उसने ऑड वन आउट सोच के सेट किया होगा वही आपका आंसर जो है वो आना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं ये मान लूं कि ए, सी और डी पार्ट में 9 तीनों के अंदर है, लेकिन बी के अंदर 9 नहीं है, और इस बेसिस पे मैं बी को ऑड वन आउट डिक्लेयर कर दूं, तो वो मेरी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो 9 भी कॉमन भी है, तो यहाँ पे 100 प्लेस पे, यहाँ पे भी 100 प्लेस पे, लेकिन यहाँ पे 1 प्लेस पे है, तो कोई पैटर्न प्रॉपर एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, तो 9 वाला के चक्कर में नहीं ले सकती। ठीक है, अब क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा था आपको पढ़ाने से पहले, तो मैंने इसमें क्या देखा था, मैं आंसर आपको बताऊंगी बट स्ट्रेट अवे नहीं बताऊंगी, 2-4 पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये दोनों तो इवन है, 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये दोनों 2 से डिविजिबल नहीं है। जब हमारे को कुछ नहीं सूझेगा तो हम क्या करेंगे, ऑड इवन का कंसेप्ट नहीं एप्लीकेबल हो रहा। आप प्राइम कॉम्पोजिट करके देख लो कि प्राइम कॉम्पोजिट का तो नहीं, कि प्राइम कॉम्पोजिट आपको पता है अगर किसी नंबर के खाली 2 ही फैक्टर्स होते हैं तो हम उसको प्राइम नंबर कहते हैं, और अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो हम इसे कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स 3 प्राइम नंबर क्यों? क्योंकि 3 के केवल 2 ही फैक्टर है, 3 and 1। 3 जो है वो किसकी टेबल में आता है? 3 खाली अपनी टेबल में आता है, तो 3 और 1 3 के 2 फैक्टर है। लेकिन अगर कोई नंबर बहुत सारी टेबल्स में आता है, मोटे मोटे तौर पर, जिनको प्राइम कॉम्पोजिट नंबर का कंसेप्ट भूल गया है, तो मोटे मोटे तौर पर अगर कोई नंबर जैसे कि 4 है, 4 2 की टेबल में भी आता है और अपनी 4 की टेबल में भी आता है, तो 4 कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो प्राइम कॉम्पोजिट का कंसेप्ट हम यहाँ करके देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके देखा है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस पर्टिकुलर जो ऑप्शन है उसमें क्या किया हुआ है। उसमें इन्होंने 7 से डिवाइड करके देखा है नंबर को। इस पर्टिकुलर ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन बाकी सारी ऑप्शन जो है वो 7 से डिविजिबल है। अब फर्स्ट ऑप्शन जो है, देखिए 1948 को अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 2 14 बचा 5, 54, 7 7 49, 58, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं 2401, ये आप मेंटल डिवीजन करके देखोगे, ये मैं आपको नहीं करा रही हूँ क्योंकि बहुत बेसिक चीज है ये। बी सी डी को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, 2401 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आएगा? 7 3 21, 30 बचा, 7 4 28, एंड देन 21 बचा, 7 3 21, ये 7 से डिविजिबल है। सिमिलरली ये 7 1 7, 26, 7 3 21, और बचा हमारे पास 26 एंड 21 बचा, तो हमारे पास क्या आ गया इसमें? 56 हो गया, 7 8 56। अगेन डी पार्ट में देखो 7 2 14 एंड 7 7 49, तो बाकी तीनों ऑप्शन 7 से डिविजिबल है। मैं आपको एक बार करके बता ही देती हूँ। चलो 1948 को जब आपने 7 से डिवाइड किया है तो आपके पास क्या आ रहा है? 7 2 14 एंड 54 आएगा आपका, 7 7 49, और 58 बचेगा आपका, तो 58 7 8 56, और 2 रिमाइंडर बच जाएगा आपका, इसमें 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ये आपका हो गया क्वोशंट। जब आप 2401 को करते हो डिवाइडेड बाय 7, यू विल गेट 7 3 21 एंड 30, 7 4 28 एंड 7 3 21, तो रिमाइंडर 0 है, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। ये क्वोशंट है एंड रिमाइंडर इज 0। जब आप थर्ड ऑप्शन को लेते हो, 966 को डिवाइडेड बाय 7 करते हो आप, तो ये हो गया 7 1 7, 26 बचा, 7 3 21, 56 बचा, 7 8, तो ये आपका क्वोशंट हो गया। रिमाइंडर अगेन हियर इज 0। 1449 divided by 7 when you take 7 to the 14 and 0, तो ये आ गया आपका क्वोशंट एंड अगेन रिमाइंडर इज 0। और वन मोर थिंग, क्योंकि हम पुराने कंसेप्ट सारे दिमाग से साफ होते जाते हैं, तो लेट मी रिमाइंड यू कि जब आप किसी नंबर को जब डिविडेंड जो होता है, जो डिवाइजर से पूरा पूरा डिविजिबल होता है, यानी कि जब आप डिवीजन करते हो और रिमाइंडर 0 आता है, तब आप बोलोगे कि डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस, जो ये तीनों केसेस हैं, इसमें 2401 जो है वो डिविडेंड है, 7 जो है वो डिवाइजर है। तो डिविडेंड जब डिवाइजर से पूरा पूरा डिविजिबल है, मतलब जब मैंने 2401 को डिवाइजर 7 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, सो आई विल से दैट 2401 इज डिविजिबल बाय 7। तो जब डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, तो मैं बोलूंगी कि जो डिवाइजर है, जो बड़ा नंबर था, और ये जो छोटा नंबर है डिवाइजर मेरा, डिविडेंड इज डिविजिबल बाय 7। तो इन तीनों केसेस में डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 इज बीइंग सैटिस्फाइड।
the number is giving remainder, all these cases we are getting the remainder 0, पर फर्स्ट केस में रिमाइंडर 0 नहीं है, फर्स्ट इज ऑड वन आउट. अगेन मैं आपको दोबारा ये बात दोहरा रही हूँ कि जो ऑड वन आउट के क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी जो आंसर होगा बहुत अटपटा सा आएगा, आप सोचोगे अरे ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे. तो जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ वेल एंड गुड, जो नहीं सॉल्व कर पाओ उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है, यू हैव टू प्रोसीड फर्दर. ओके, क्वेश्चन नंबर 12, 182, 169, 130, 158. अगेन बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद आपको एकदम नंबर्स को देख के पता चल जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल इन माय केस, जब भी मैं 169 नंबर को देखती हूँ तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक करता है कि 169 जो वो 13 का स्क्वायर है. ठीक है, तो मेरे दिमाग में एकदम क्लिक किया कि 169 13 का स्क्वायर है. तो हो ना हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 13 का देख रहे होंगे कि 13 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है. और जब मैंने एक्चुअली इसको सॉल्व किया तो यही केस था, हमने यहीं पर यही देखा हुआ था इन क्वेश्चन में कि नंबर जो है वो डिविजिबल है या नहीं. तो मैंने जब 13 से नंबर्स को डिवाइड किया, 182 को 13 से डिवाइड किया मैंने, तो मेरे पास क्या है, 13 1 ज़ा 13 एंड 13 4 ज़ा 52, पूरा डिविजिबल हो गया. 169 तो होता ही मैंने आपको बताया 13 इंटू 13 है, तो ये भी 13 से डिविजिबल है. 130 इज अगेन 13 इंटू 10, तो ये तीनों केसेस में ये नंबर्स 13 से डिविजिबल है. 158 बेचारा फंस गया. 158 को मैं 13 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा क्वोशंट आता है 13 1 ज़ा 13 एंड 28, 13 2 ज़ा 26, ये मेरा क्वोशंट आता है और रिमाइंडर आता है मेरा 2. तो क्योंकि मेरा रिमाइंडर 2 बच रहा है तो मैं कहूंगी कि 158 जो है वो 13 से डिविजिबल नहीं है. सो 12 डी पार्ट इज ऑड वन आउट. चलो 13th क्वेश्चन पे चलते हैं. 13th क्वेश्चन में 129, 130, 131, 132, ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनर ने रेल बनाई हुई है. 129, 130, 131, 132. अब ऐसे क्वेश्चन बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी दिमाग घूमता रहता है कि इसमें करें क्या. देखो इसमें हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. डिविजिबिलिटी का केस तो हम इसमें टेस्ट कर ही नहीं सकते, ऑड इवन का भी नहीं कर सकते क्योंकि देखो दो नंबर ऑड है, दो नंबर इवन है. तो ऐसे केसेस में हम प्राइम कॉम्पोजिट देखेंगे कि प्राइम कॉम्पोजिट तो नहीं एप्लीकेबल है क्योंकि और कोई जो ऑप्शन है वो फिट नहीं बैठ रही है. अगर आप कॉमन नंबर का देखे जाए तो यस वन ऑप्शन कैन बी देयर, कि अगर आप अपना परसेप्शन पे डिपेंड करता है, ऑड वन आउट जो क्वेश्चन है वो आपके नजरिए पे डिपेंड करेंगे. तो अगर आप एक नजरिया ये लेके चले कि बी सी डी ऑप्शन में 3 जो है वो 10th प्लेस पे और ए ऑप्शन में 3 10th प्लेस पे नहीं है, तो उस बेसिस पे 13A जो है वो ऑड वन आउट हो सकता है. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. पर आप खुद सोचिए बहुत बचकाना सा हो जाएगा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर इस पैटर्न के बेसिस पे आपको क्वेश्चन देगा. तो 3 वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, उसको हम नहीं लेके चलेंगे क्यों आर ग्रोन अप किड्स. तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपके लिए मुश्किल होगा. सो 129 हम प्राइम कॉम्पोजिट के कंसेप्ट से चलते हैं. 129 नंबर अगर आप लेते हो तो आपको क्या लगता है कि 129 जो है वो प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट है. 129 के फैक्टर्स कर लेते हैं. ठीक है, फैक्टर्स वैसे इस तरह से किए जाते हैं. अब आपको सारा मुझे प्राइमरी सिखाना पड़ेगा. 3 4 से 12 एंड 3 3 से 9, तो ये 43 आ गया मेरे पास. तो 129 के कितने फैक्टर्स आ गए, 3 इंटू 43 इंटू 1. तो एंड 129 ऑफ कोर्स अपना भी है. तो 129 के फैक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं, एक से ज्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं तो ये कॉम्पोजिट है. ठीक है, नंबर 130 जो है वो इवन नंबर है और क्योंकि वो इवन नंबर है तो इवन नंबर से उसको क्या फायदा मिल जाता है, इवन नंबर होने की वजह से 2 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, है ना. तो अगर कोई नंबर इवन नंबर है तो वो कॉम्पोजिट होएगा ही नहीं. 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नहीं है. 2 के अलावा सारे जो नंबर्स हैं इवन नंबर्स वो कॉम्पोजिट है. 4 6 8 10 सारे जितने भी इवन नंबर्स हैं ये सारे कॉम्पोजिट हैं. इनके एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं इसलिए सारे के सारे कॉम्पोजिट हैं. राइट, तो 130 132 तो ऑटोमेटिकली कॉम्पोजिट है ही है. 129 हमने कैलकुलेट कर ही लिया कि कॉम्पोजिट है. 131 की कहानी रह गई है. 131 एक तो ऑड नंबर है. ठीक है, ऑड नंबर हो, अगर आपका नंबर ऑड है तो आप ये मान के चलो कि ऑड नंबर जो है वो प्राइम ज्यादातर होते ही होते हैं. 131 अगर आप याद करो तो आई डोंट थिंक सो 131 किसी की टेबल में आता है ना. 2 की टेबल में तो आता ही नहीं है, 3 की टेबल में आएगा नहीं क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है. अब मैं आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगी. तो 13th क्वेश्चन में 129 130 और 132
ये तीनों जो है कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, लेकिन जो 13C 131 है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि इसके खाली दो ही फैक्टर्स है, 1 एंड 131 इटसेल्फ। सो 13C इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 का जो C पार्ट है वो प्राइम नंबर है, बाकी सारे कॉम्पोजिट है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे जब हम चलते हैं तो 3215 9309 4721 एंड 2850। अब ये जो क्वेश्चन है, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू इट्स सॉल्यूशन, अगर आप देखोगे इसमें प्राइम कंपोजिट का चक्कर मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि देखिए 3215 4721 9309 2850 ये सारे ही कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। अभी आपको कैसे पता चलेगा? देखते ही जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे, आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स जो है बिल्कुल थरो हो जाओगे, तब आप नंबर को देखते ही पता चल जाएगा आपको कि ये प्राइम है कि कॉम्पोजिट है। सो ये चारों नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, तो इसमें प्राइम कॉम्पोजिट का फंडा नहीं चलने वाला है। ओके, डिविजिबिलिटी का फंडा अगर आप चला लो इसमें, तो ए, बी और सी जो है ये तीनों ही 3 से डिविजिबल है। सॉरी, नॉट 3, 3 + 2 इज 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सारे नंबर्स को ऐड करोगे और देखोगे कि क्या वो ओके 3 + 2 5 एंड 5 10 11। नो, ए वाला जो है वो नहीं है, बट ए जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो इसलिए वो कॉम्पोजिट है। 4 7 2 1 4 7 11 2 13 and 1 14 14, तो ये भी 3 से डिविजिबल, तो ये भी नहीं होगा आपका। 9309, तो ये वाला फंडा नहीं चल रहा हमारा। प्राइम कंपोजिट हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर ये वाला फंडा हमारा यहाँ नहीं चल रहा है। ओके, जब मैंने इसका सोल्यूशन देखा तो इसमें बहुत ही अजीब चीज सोल्यूशन में सामने आई है, एंड आई फाउंड इट वेरी चाइल्डिश। अब इस क्वेश्चन में जो सोल्यूशन है उसमें एग्जामिनर ने लिखा है, उसमें एग्जाम जो क्वेश्चन सेट किया उसने लिखा है कि 9309 जो ऑप्शन है उसमें दो जो डिजिट्स है, 9 जो है वो 2 बार रिपीट है, और बाकी सारी ऑप्शंस में कहीं भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है वो है हमारी ऑड वन आउट ऑप्शन। ओके, सो अगेन दिस ये जो था सॉल्यूशन और क्वेश्चन पूरा ही मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा, बट 14B पार्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो कभी कभी इस तरह से भी हो सकता है कि आप घूमते रह जाओगे। तो अगर आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे कुछ लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा है आपका, तो आप उसको या तो छोड़ दो, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, नहीं तो आप स्ट्रेट अवे कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप ऑड इवन का फंडा देखो या प्राइम कंपोजिट का फंडा देखो। प्राइम कंपोजिट का फंडा भी अगर आप देखते हो तो उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करने पड़ेंगे। तो आप क्या करो, आप ये देख लो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से नंबर डिविजिबल है कि नहीं, ऑड इवन का फंडा देख लो। फिर आप 3 से देख लो डिविजिबल है कि नहीं, जैसे कि 3215 है, सारे डिजिट्स मैंने ऐड किए, 3 + 2 5 and 1 6 and 5 11, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 9309 सारे 3 से डिविजिबल डिजिट है, 9 and 18 and 321 ये 3 से डिविजिबल है। 4721 4 and 7 11 and 230 and 1 14 ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 2850 28 10 and 1 and 15 ये भी 3 से डिविजिबल है ना। तो 3215 और 4721 3 से डिविजिबल नहीं है, ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं। तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन अगेन ये सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल नहीं होंगे, 5 से भी नहीं है, क्योंकि 3 से नहीं होंगे तो 6 से भी नहीं होंगे। 7 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे एक एक नंबर को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 8 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि कोई इवन नहीं है सारे। 9 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि सारे 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से आप देख सकते हो, बट अगेन 7 और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा लंबा है। सो आई वुड सजेस्ट कि जब आपको कोई भी ऑप्शन समझ नहीं आ रही है तो आप उसको क्वेश्चन को या तो छोड़ दो या रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स देखो कि क्या कहीं डिजिट कोई रिपीट हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आप देखो कि ऑड इवन का चक्कर अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर प्राइम कंपोजिट आप मोटा मोटा देख सकते हो, जैसे 4 डिजिट के बहुत भारी भरकम नंबर्स है तो उसमें प्राइम कंपोजिट हम नहीं चेक करेंगे, खाली ऑड इवन चेक कर लो। 2 और 3 से इनिशियल नंबर से डिविजिबिलिटी आप देख लो 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं, और अगर उसके बाद भी आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप देख लो कोई डिजिट रिपीट तो नहीं हो रहा है। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स का फंडा लेके हमने कह दिया कि बी जो है वो ऑड वन आउट है। ठीक है, तो इस तरह की सिंपल इस तरह की क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। सो आप वो हमेशा ही बहुत ज्यादा सोच के नहीं चलना है। क्वेश्चन नंबर 15, 1776 2364 1976 3776। अगेन ये थोड़ा सा बचकाना सा क्वेश्चन है। बाकी इन 3 पार्ट्स में जो है 76 जो है वो लास्ट
2 डिजिट्स हैं, लेकिन बी पार्ट जो है उसमें 76 लास्ट 2 डिजिट्स नहीं है. सो इस बेसिस पे बी पार्ट इज ऑड वन आउट. सो देखो कभी कभी इतने आसान क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16. अब आपको अगेन ऑड वन आउट देखना है. चेयर, फर्नीचर, नेकलेस, ज्वेलरी, शर्ट, गाउन, बॉगी, इंजन. फर्नीचर में से एक फर्नीचर चेयर है, ज्वेलरी में से एक ज्वेलरी का पीस नेकलेस भी होता है, गारमेंट कपड़े, कपड़े शर्ट एक गारमेंट है, इंजन बॉगी. इंजन बॉगी दोनों ही जो है वो ट्रेन में लगते हैं, दोनों ट्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं. सो इंजन बॉगी वाला एग्जाम जो ऑप्शन है आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ये ऑड वन आउट क्यों है. फर्नीचर ब्रॉडर कैटेगरी है, उसमें से एक फर्नीचर होता है चेयर. ज्वेलरी ब्रॉडर कैटेगरी है, उसमें से कैटेगरी होगी नेकलेस. गारमेंट ब्रॉडर कैटेगरी है, उसमें से कैटेगरी होगी शर्ट. इंजन बोगी दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ जरूरी है, तो इंजन बोगी वाली ऑप्शन ऑड वन आउट होगी. क्रेयॉन को हम चलाते हैं पेपर के ऊपर, क्रेयॉन एंड पेपर का रिलेशन है. पेंसिल, लेड, लेड जो है पेंसिल का पार्ट होती है. पेन, इंक, इंक जो है वो पेन के अंदर होती है. ब्रश, पेंट, ब्रश पे पेंट को लगा के चलते हैं. तो देखो बाकी बी सी डी अगर आप देखो तो पेंसिल चलती कैसे, क्योंकि उसके अंदर लेड होती है. पेन चलता कैसे, क्योंकि उसके अंदर इंक होती है. ब्रश चलता कैसे, पेंट से चलता है. लेकिन क्रेयॉन और पेपर जो है उनका रिलेशनशिप वो अलग है. क्रेयॉन को पेपर के ऊपर चलाते हैं, लेकिन बाकी तीनों केसेस में जो है उनका रिलेशनशिप कैसा है कि एक चीज जो है वो दूसरी चीज को चलाने की मीडियम है. सो द फर्स्ट ऑप्शन जो है क्रेयॉन और पेपर की, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज ऑड वन आउट. 18th क्वेश्चन. वॉर, पीस, रियल, नेचुरल, प्रीमियर, फर्स्ट, रैथ, एंगर. तो अगर आप देखो तो वॉर और पीस जो है ऑपोजिट चीज है. वॉर होता है लड़ाई, पीस होता है शांति. रियल एंड नेचुरल, जब कोई चीज रियल होती है तो हम उसको नेचुरल भी कह सकते हैं, है ना. नेचुरल मतलब प्राकृतिक, रियल मतलब असली. तो असली और प्राकृतिक मिलते जुलते शब्द हैं. प्रीमियर होता है जब कोई चीज फर्स्ट टाइम हो रही है. रैथ का मतलब एंगर होता है. तो बी सी डी जो है एक दूसरे की मीनिंग्स हैं, लेकिन वॉर और पीस जो है वो ऑपोजिट है. फिंगर, थिम्बल, थिम्बल होता है उंगली में पहनने के लिए होता है थिम्बल. तो फिंगर और थिम्बल, फिंगर में पहनने के लिए होता है थिम्बल. वेस्ट पे टियारा कोई नहीं पहनता है, टियारा को एक्चुअली सिर के ऊपर पहनते हैं, तो ये ऑड वन आउट होना चाहिए. फिर भी हम बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं. हेड के ऊपर कैप को पहनते हैं और फुट के ऊपर शू को पहनते हैं. तो फिंगर, थिम्बल, हेड कैप, फुट शू, ये सारी ऑप्शंस करेक्ट हैं. वेस्ट टियारा की ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 20. डे का ऑपोजिट हो गया नाइट, क्लेवर का ऑपोजिट हो गया फूलिश, क्लियर का ऑपोजिट हो गया ब्लर्ड. लेकिन अराइव और कम जो है ये सिनोनिम्स हैं. अराइव मतलब पहुंचना एंड कम एंड अराइव आर द सेम थिंग. सो दिस कंप्लीट्स आवर 20 क्वेश्चंस ऑफ ऑड वन आउट टुडे, राइट. सो आज की क्लास के लिए आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास. आई होप आपने आज के 20 क्वेश्चंस एंजॉय किए होंगे. एंड इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपको ये बाकी क्लासेस में भी लेकर आती रहूंगी. आज के लिए केवल इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.